दोस्तों, हमें कभी भी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, न ही किसी को धोखा देना चाहिए। आज हम अपने थोड़े से फायदे के लिए किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके साथ छल कपट करते हैं, तो हमें यह सोचना चाहिए कि जिस तरह से हम उसको मूर्ख बना रहे हैं, उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ छल कपट करेगा, तो हमें कैसा प्रतीत होगा। स्वाभाविक है कि हमें कतई नहीं अच्छा लगेगा। जब हम दूसरों के साथ बुरा करते हैं, तो हमारे साथ भी कभी कोई न कोई बुरा कर ही देता है। इसलिए दोस्तों, हमें कभी भी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप सबके समक्ष में एक छोटा सा दृष्टांत प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो यह साबित करता है कि हमें दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव ही करना चाहिए। दृष्टांत इस प्रकार है। पापा, आपका फोन है। कौन है बेटी? राधेश्याम जी अपनी बहू दामिनी से पूछते हैं। ओ, लवली दी का फोन आया है। हाँ लवली बेटा, आज तुझे कैसे अपने पापा की याद आ गई? ओफो पापा, आप जानते हो ना कि जॉब के कारण व्यस्त रहती हूँ। क्या करूँ, घर बाहर दोनों ही संभालना है, और विवेक भी मेरी घर में कुछ मदद नहीं करते। अब आप ही बताइए, ऐसे में कैसे फ़ोन करूँ आपको? दामिनी है ही आपको देखने सुनने के लिए, बेटी को कौन पूछता है। बहू के आगे कभी मेरी भी सुन लिया करें आप। राधेश्याम जी अपनी बेटी लवली की बात को सुनकर दंग रह गए। वे उसके रग रग से वाकिफ थे। स्वार्थपरता भरी पड़ी है लवली में। हमेशा से ही लवली अपनी छोटी भाभी को जली कटी सुनाती और जलील करती रहती थी। कहते हैं कि घर में स्त्री ना हो तो घर भूत का डेरा जैसा लगता है। राधेश्याम जी की पत्नी रीना असमय ही अकाल मृत्यु की शिकार हो गई थी। लवली की शादी भी अकेले ही राधेश्याम जी ने की, और बेटा राज की भी। राधेश्याम जी ने वार्तालाप को आगे बढ़ाते हुए कहा, अब बताओ भी किस लिए फोन किया हो अपने पापा को? पापा, दरअसल नवीन को आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना है। 40 लाख कम पड़ रहे हैं, बाकी 60 का इंतजाम कर लिया है हम। पापा, आप 40 लाख की व्यवस्था कर दीजिए ना। फोन पर लवली राधेश्याम जी से विनती स्वर में बोलती रही, और बेटी के विनय युक्त लहजे से चालाकी की बू आ रही थी। फिर भी वे बोले, ठीक है, कोशिश करता हूँ अपने नाती के लिए, लेकिन जवाई बाबू को आसानी से लोन मिल सकता है, इसलिए उन्हें बोलो कि वो कल आकर हमसे मिले। पर पापा, आपके अकाउंट में है ना पैसे? वो तो ठीक है, पर उस पैसे पर मेरे पोते का भी हक है, और अभी पोती की शादी भी करनी है। जानती ही हो कि तुम्हारा भाई प्राइवेट नौकरी करता है, बेचारा सब कुछ तो देख रहा है। मेरी दवाई, बिजली का बिल, पर्व त्योहार का खर्चा भी देखता है, लेकिन आपका पेंशन भी तो उसका ही परिवार खा रहा है ना। मेरी शादी के 2 साल तक तीज त्योहार में साड़ी और मिठाई भेजी गई, उसके बाद 20 साल तक कुछ भी नहीं आया। पापा, आपने तो मुझे पराया कर दिया ना। अरे बेटा, 85 साल के बूढ़े बाप से क्या उम्मीद कर रही हो? पेंशन से भी अपेक्षा मत करो। बहुत बोल चुकी, कल आओ दामाद जी के साथ, बाकी बात करते हैं। झल्ला कर फोन राधेश्याम जी ने रख दिया। सब सुन रही दामिनी अपनी ननद की बातों से आहत हो गई। हे भगवान, दीदी क्यों नहीं समझती कि हम सब कैसे घर चला रहे हैं। हम ही जानते हैं, घर भी बहुत पुराना हो चुका है। लवली दी के शादी के बाद से मरम्मत व पेंट भी नहीं पाया है। दामिनी सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि कल लवली दीदी कलह करने आएंगी और पापा को दुखी करेंगी। अब दीदी को समझाना पड़ेगा कि पापा से इस तरह से ना बोला करें। दोपहर को ही लवली और उसके पति विवेक आधम के। शरबत पानी पीने के बाद खाना पीना का दौर चला। उसके बाद लवली अपने रंग में आ गई और बोली, पापा फिर क्या सोचे आप? 40 लाख का इंतजाम कैसे करेंगे? लवली के सवाल पर विवेक भी अपने ससुर की ओर ताकने लगे। देख बेटा, तुम अपने मायके की स्थिति से वाकिफ ही हो, और तुम्हारी 3 भतीजियां हैं जिनकी शादी करनी है, इसलिए बैंक में रखे पैसे को हाथ भी नहीं लगाते हम लोग। ऐसा है ना बेटा कि तुम भी ग्रामीण पदाधिकारी हो और दामाद जी बैंक में हैं, तो सरलता से बैंक तुम दोनों को कर्ज दे सकती है, और ब्याज भी कम लगेगा, क्योंकि बैंक में विवेक जी काम करते हैं। पापा की बातें सुन लवली तमक गई। तंज कसते हुए बोली, ऐसा है ना पापा कि मैं भी इस घर की दावेदार हूँ, और आप 2 कट्ठे जमीन पर बने घर को 2 बराबर बराबर हिस्सों में अलग कर दीजिए, या फिर 1 कट्ठा जमीन का पैसा दे दीजिए। लवली की बात सुनकर पापा माथा पकड़कर बैठ गए। दामिनी को लगा कि कहीं कुछ हो न जाए। ससुर ही परिवार के कर्ता धर्ता है। लवली दी को मान सम्मान देना मतलब अपनी ही बेइज्जती कराने के जैसा है।
भैंस के आगे बीन बजाने से कोई लाभ नहीं। लवली का हाल वही है, सातिरपना और लचीलापना के आचरण को ओढ़े। दीदी, आपका हिस्सा भी जरूर मिलेगा जब आप अपनी ननंद से अपना संबंध ठीक कर लीजिएगा। आपकी ननंद रिंकी भी इसी शहर में यहीं पड़ोस में रहती है ना। आपने उसके साथ क्या किया है? ना कभी उसे फ़ोन करती हैं आप, ना उसे अपने मायके आने देती हैं, और विवेक जीजू से बहन को मिलने भी नहीं जाने देती हैं, बल्कि रिंकी के द्वारा भेजी गई राखी को फेंक देती हैं। कहती हैं कि आपकी बहन ही राखी नहीं भेजती। आपके कारस्तानी की कहानी रिंकी रो रो कर सुना चुकी है मुझे। आप नहीं चाहते कि वह अपने मायके आए और वो अपने बेटी होने की दावेदारी न जतला दे, है ना लवली दी? दामिनी के तंज भरी बातों से लवली का चेहरा फक पड़ गया। काटो तो खून नहीं। अब तो सारी कारगुजारी पति और पापा के समक्ष आ गई थी। चुप हो जा तू, लवली बोली। दीदी, आप कहती हैं ना कि हम सब खुश रहें, तो सबसे पहले अपनी ननंद से संबंध को स्वस्थ बनाइए। रिंकी अपने भैया के लिए तड़पती है। जहां तक आपके हक की बात है, हमने कभी आपको पलट कर जवाब नहीं दिया ना, अवहेलना की है। फिर दीदी इतना जहर क्यों? आप तो संपन्न हैं, हम लोग से अधिक हैसियत है आपकी, फिर भी दीदी आप। कहते कहते दामिनी फपक फपक कर रो पड़ी है। राधे श्याम जी अपनी बहू की समझदारी से गदगद हो गए। एक मेरा खून है जो नासमझ है, और बहू तो मेरा खून ना होते हुए भी मेरे मान सम्मान को लेकर चलती है। कितना भाग्यवान हूँ, इतनी अच्छी समझदार बहू मिली है। सोचते हुए राधेश्याम जी की आंखें टपटपा गई। विवेक खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि जा रहा हूँ अपनी बहन से मिलने। आना है तो आ जाना, नहीं तो ऑटो से घर लौट जाना। माफी चाहता हूँ पापा, आपकी अपनी बेटी ना मायके की है ना ससुराल की। आज तक मेरी आंखों में इसने झूठ फरेब का पर्दा डाले हुए थी। आज सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। कहते हुए विवेक अपने ससुर के समक्ष हाथ जोड़ दिए। दोस्तों, ये रही जैसे को तैसा कहानी। कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य लिखिएगा, और अपने मित्रों एवं परिजनों को शेयर भी कीजिएगा। ध्यान से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।